जंगबंदी में ताखीर आपको इसकी वजह क्या नज़र आती है? और एक रोज़ इससे आगे करना, और आज तो बमबारी भी की गई है, तो इस ताखीर के पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, क्या वजूहात लगती हैं आपको? इसके बारे में जो मीडिया पे खबरें हैं, एक तो ये कि जो जिन कैदियों के तबादले की बात हो रही है, जो होस्टेज 150 जो हैं वो इसराइली देंगे और जो प्रिजनर हमास के पास हैं 50 वो देंगे। तो 150 इसराइल ने देने हैं और 50 जो हैं वो हमास ने वापस करने हैं। तो उनमें उनको देने में ताख़ीर करने की वजह से, और वो कहाँ पे लोकेट हैं और वो कहाँ पे हैं और किस हालत में हैं, और दुनिया को ये ना बताना कि इस वक्त उनकी हालत क्या है, क्या वो वापस दुनिया के सामने दिखाए भी जा सकते हैं, उन पे कितना टॉर्चर हो चुका हुआ है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी जो है इसराइल के पास बच्चे हैं जो कि उसने अपने प्रिजन सेल्स में रखे हुए हैं। एक तो एनालिस्ट इसकी ये वजह बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा टाइम गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन फ्राइडे से मैक्सिमम और वो टाइम उस डील का हिस्सा ही नहीं है, वो गेन कर ही नहीं सकता। दूसरा, वो लास्ट अपने एक जो है वो स्टेप के तौर पे बम्बार्डमेंट जो है वो जितनी मैक्सिमम कर सकता है वो आज हो रही है, और वो और 12 बजे तक जो है उसका इसको रोकने का कोई इरादा नहीं है। तो जो ट्रूस है वो जुमे के दिन से दोनों पार्टीज जो हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहरहाल जो है इस बात का हमने लास्ट प्रोग्राम में, आपके ही प्रोग्राम में जिक्र किया था कि नेतन्याहू जो है उसको होम ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नफ़रत का, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। उसकी अपनी कैबिनेट बहुत शदीद डिवाइड हो गई है, उसकी अपनी पब्लिक ओपिनियन बहुत डिवाइड हो गई है। जी। तो और हम तो अपने एनालिसिस की बेस पे बात कर रहे थे, जो कि जितनी हमारी अपनी रिसर्च होती है, तो उसकी वैलिडेशन जो है वो फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर आहुद बराक जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने वो तमाम बातें तस्लीम की हैं जो कि हम यहाँ बैठ के कर रहे थे कि हमारे पास कोई वॉर स्ट्रेटजी नहीं थी, हमारे से कैजुअलिटीज़ इतनी हुई कि जिसने हमारी पब्लिक ओपिनियन को तबाह बर्बाद कर दिया। अब हम बिल्कुल आइसोलेट हो गए हुए हैं। जेनोसाइड वॉच ने हमें रेड उसमें इंडिकेट कर दिया है, और अब हम प्रॉपर एक जेनोसाइड का हिस्सा बने हुए हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा हम उसको जस्टिफाई कैसे करें। तो इसमें ये जो अंदरूनी मामलात हैं उन्होंने भी इस ट्रूस में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, क्योंकि नेतन्याहू के पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये आपने बिल्कुल जंग ठीक कैसे बात की है लड़नी कि है। जो नेतन्याहू बड़े दबाव में नज़र आ रहे हैं, और ये जो अरब और इस्लामी ममालिक में इसराइली मसनूआत और मगरबी मसनूआत का बायकॉट किया गया है, और ये जो कैंपेन है बड़ी सक्सेसफुल गई है, इसके क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या असरात देख रहे हैं? क्योंकि ब्रिगेडियर साहब तो काफ़ी अरसे से कह रहे थे इकोनॉमिक बायकॉट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट बायकॉट की तरफ जा रहे हैं, और इसका असर भी नज़र आ रहा है। और उसका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका बहुत असर नज़र आ रहा है, और उसमें बहुत से ऐसी फूड चेन्स हैं और ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि आम इस्तेमाल होती हैं, और उनको बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ तक बात है इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली चोक करने की, तो हर सॉवरन कंट्री जो है उसका अपना एक राइट होता है, उसका अपना एक फ्रेमवर्क होता है, उसने किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से डिप्लोमेसी भी आगे चल रही है, उसका भी हमें इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। वो भी इतनी इन वेन हम नहीं कह सकते कि है, वो स्लो ज़रूर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल मौजूद है। इसराइल ने इस जंग के अंदर मल्टी लेयर्ड जो है ना वो शिकस्त हासिल की है। अब इसराइल की शिकस्त जो है वो बराह रास्त वेस्ट की शिकस्त है, वो अमेरिका की शिकस्त है, क्योंकि आप जब ओपन एलाइज किसी के साथ बन जाते हैं तो फिर आपने जो है वो जीत भी आपने शेयर करनी होती है और हार भी शेयर करनी होती है। अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक तो वेपन सप्लाई करे यूक्रेन में, और फिर उधर से इधर वेपन सप्लाई करे इसराइल में, और दोनों महाज पे जंग लड़े। यूक्रेन की जंग वो 90% हार चुका है। वहाँ पे इतनी उसको भी इतने मिसमैनेज तरीके से लड़ा गया है, वहाँ पे भी लड़ने वाले जो हैं वो बाकायदा ट्रेंड सिपाही नहीं थे। इसराइल में भी वही फ्रेमवर्क दोहराया गया है कि ये टैक्टिकल सोल्जर्स नहीं थे, इनको जंग लड़नी ही नहीं आती थी। तो अब आप अपना फेस बचाने के लिए क्या कह रहे हैं पब्लिकली, कि असल में हमारी जो
वॉर स्ट्रेटजी थी वो हमारे हाथ से निकल गई, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज हो गई। और साथ में जो इस्लामोफोबिया की बात है, इस्लामोफोबिया की बेस ये है कि मुसलमान जो हैं उनका कहना ये है कि मुसलमान ना खुद सुकून से रहते हैं ना रहने देते हैं। लेकिन जब आप मुसलमानों का जेनोसाइड करते हैं तो आपका इस्लामोफोबिया का नैरेटिव भी धरा का धरा रह जाता है। आप इस फ़लस्तीन में जो कुछ कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी मजहब, रंग से, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हो, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और यही इस वक्त इसराइल का बिल्कुल। प्रॉब्लम है, यही इस वक्त अमेरिका का प्रॉब्लम है कि जो कुछ हमसे हो गया है इसको हम जस्टिफाई कैसे करें। आप किसी सूरत नहीं कर सकते कि आपने वहां पे इतने सिविलियंस जो हैं, जिनके पास, जो कि जंग का हिस्सा नहीं थे, आपने अस्पताल नहीं छोड़े। अब आपने अस्पताल, शिफा अस्पताल का डायरेक्टर और उसका अमला आपने अरेस्ट कर लिया है। आपने पहले एक फ्रेमवर्क बनाया कि जी उसकी बेसमेंट के अंदर कमांड एंड सेंटर, पूरा सेंटर है, फिर क्या नहीं, कमांड एंड सेंटर नोड है, फिर उसके बाद वहां से कुछ भी नहीं निकला तो आप उसका अमला जो है वो अरेस्ट करके बैठ गए, एक अस्पताल का जिसके पास वॉर इम्यूनिटी होती है। तो अब मसला इनका ये नहीं है कि हमने इस जंग को लड़ना और इसको ट्रूस कितना 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा। इनको पता है कि फलस्तीन एज अ नेशन जो है ठीक। वो रिजिलियंस उनकी है और फलस्तीन ने बनना ही बनना है। इनको मसला सिर्फ ये है कि इस जंग से हम अगली लगे बगैर निकले कैसे। और मुझे लेकिन हिस्ट्री में नजर नहीं लेकिन आता डॉक्टर कि साहिबा, अमरीकी मीडिया जो है वो तो क्रेडिट सारा बाइडन को दे रहा है कि जंगबंदी होने जा रही है तो बाइडन की वजह से होने जा रही है। ये इस बात में कितनी हकीकत है? इसमें बाइडन की तो अपनी अमेरिका में नहीं चल रही है। तो ये समझने वाले समझते हैं कि जंगे कौन लड़ते हैं और जंगे कौन रुकवाते हैं। ये इस ट्रूस में भी बाकायदा जो है वो मिडल ईस्ट और कुवैत की जो है वो एमा शामिल है, उनकी एफर्ट शामिल है। और ख़ास तौर पे फिर ग्लोबल साउथ की जो और पावर्स हैं, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, इन सब का जो है बीच में हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं और रिपीटेडली डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 1940 की जो दूसरी जंग अजीम थी उसमें जब वो शुरू हुई थी तो उस जंग को लड़ना कोई नहीं चाहता था, और वो शुरू हो गई तो फिर वो दूसरी जंग अजीम बन गई। तो ये 1940 स्प्रिंग जो है कहीं दोबारा से दोहराया ना जाए। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पैरेलल आर्मीज चारों तरफ उस एरिया के फैली हुई हैं। यहाँ पे जंग करने के लिए आपको कोई किसी स्टेट को सामने आके अपने कन्वेंशनल बूट्स भेजने की जरूरत नहीं है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस जंग का हिस्सा बन रही है। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि बिल्कुल। हिजबुल्लाह ने पहले कहा कि मेरे सब्र को मत आजमाओ, तो मैं इस जंग का हिस्सा नहीं बनना बिल्कुल। चाहता।